जय नारायण व्यास साहब, आप एजुकेशनिस्ट भी रहे हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं, थिंकर भी हैं। मेरा आपसे सवाल यह है कि मोदी सरकार इस तरीके के 3 बिल्स, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल 2025, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल 2025, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025, इसके क्या मायने हैं और क्या वाकई सरकार इन विधेयकों को पास करके इस मॉनसून सेशन में लागू करने वाली है, या फिर ये बिल स्टैंडिंग कमेटी की ओर जाएगा और ठंडे बस्ते में चला जाएगा? सिर्फ बिहार एसआईआर ही इनका टारगेट है। जी नमस्कार सिंह साहब, मुझे ऐसे चर्चा में आपने शामिल होने का मौका दिया, धन्यवाद। और मेरे दोनों विद्वान साथी, जिनके लिए मैं खुद अपने आप में बहुत इज्जत करता हूं, जिनकी, उन दोनों साथियों को मेरे सादर नमस्कार। आपने बहुत वाजिब प्रश्न छेड़ा है। एक तो पहली बात है कि कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ लॉ इज that unless you are innocent unless until you are proven guilty। तो पहले तो ये jurisprudence का जो बेस है उसका ही खात्मा करता है। दूसरी बात यह है कि आपको अगर इन्होंने ईडी या सीबीआई या किसी ने इवन पीबीएम एक्ट के तहत, क्योंकि सिविल सप्लाई मिनिस्टर को भी आप अरेस्ट कर सकते हो चाहो तो, बिकॉज फेयर प्राइस शॉप्स आर ऑल अंडर हिम, सो एनीथिंग दैट इज हैपनिंग देयर, रेड देम एंड डू रेस्ट ऑफ द थिंग्स। तो ये जो चीजें हैं वो, उनमें अगर आपको अरेस्ट कर लिए गए तो तब तक आपको जमानत भी नहीं मिलेगी जब तक चार्जशीट तय न किया जाए। तो आपको वैसे भी 30 दिन जेल में रखने का तो एक सरल रास्ता है, आप पे चार्जशीट न बनाए और आप बिल्कुल आराम से जेल में बैठे रहे और इंतजार करें कब चार्जशीट बनेगा। उसके बाद पहले तो आप खारिज हो चुके होंगे, जो अगर मिनिस्टर है या चीफ मिनिस्टर है या जो भी है। तो ये एक से ज्यादा चीजों की वजह से मैं मानता हूं कि जो चीज ये लोग करना चाहते हैं, दिस इज नेक्स्ट स्टेज, they are going step by step but with a definite focus that number one, they want to perpetuate their rule by doing things like SIR. Number two, they want not only to perpetuate their rule, they do not want any opposition. So, which is a basic thing. Friction is the greatest destroyer of energy. But if you remove friction, you can't walk even. तो ये लोकशाही व्यवस्था में आप अपोजिशन को ही उसका ही खात्मा बोला दोगे तो सिंह साहब फिर लोकशाही व्यवस्था रही कहाँ? द्विपक्ष तो रहे नहीं, न पक्ष रहा न प्रतिपक्ष रहा। तो एक तरह से आप हो गए सरमुखत्यारशाह हो गए, और जो सरकार सरमुखत्यारशाह हुई वो वैसे भी क्यूरेटिंग ऑफ वोटर लिस्ट तो आप कर ही रहे हैं SIR के माध्यम से। अब ये कर लीजिए, यानी कोई भी आपके रास्ते में आता हुआ कोई भी प्रतिभा दिखे कि जिसको आप ठीक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसमें मिनिस्टर और अमेंडमेंट में फॉर्मर मिनिस्टर भी लगा दीजिए, तो फिर शरद पवार जी को भी अगर अरेस्ट करना है तो आपको मिल जाएगा रास्ता कहीं ना कहीं से। तो ये बहुत खतरनाक चीज है। ये जो हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, हमारा जो बंधारण है वो हमारे लिए सेक्रेड है, और उसी बंधारण के एक एक अंश को करते 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 लोग मिटाए जा रहे हैं। जिस तरह से ज्ञानेश कुमार की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, द वे ही वाज रिप्लाइंग, ही वाज सो कैजुअल कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, इसमें क्या हो गया, हमें रिवाइज करना था कर लिया, हमारा अधिकार है। कैसे किया, इट इज नॉट ओनली द एंड, इट इज मीन्स ऑल्सो आर इम्पोर्टेंट, उसकी बात वो नहीं करेंगे। तो मैं मानता हूं कि अगर ये हो गया पसार, तो फिर इस देश में किसी को भी, कोई भी पॉलिटिकल फंक्शनरी है जो कि रूलिंग पार्टी के राइट साइड पे नहीं है, उसको कहीं ना कहीं डिस्क्वालीफाई करके घर भेज दिया जाएगा। क्योंकि वो अगर मंत्री नहीं बन सकता तो फिर कहीं ना कहीं उसका मोटिवेशन भी है जो सरकार बनाने का या ऑपोजिशन में रहकर फिर बातें एग्रेसिवली रजू करने का, वो रहेगा नहीं। कल उठ के आप राहुल जी को ही पकड़ लीजिए, राहुल जी के ऊपर तो 2-3 वैसे भी लगे हुए हैं, पकड़ लीजिए और 30 दिन के लिए वो जेल में रहे ऑटोमेटिकली,
वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत खतरनाक है। और हमारी जो व्यक्ति स्वातंत्र है, आपने सेक्शन 19 सेक्शन 18 की बात की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको उसके बिल्कुल जड़ों में एक कुठाराघात करता है। तो ये तो मैं नहीं मानता कि आज जो विपक्ष की स्ट्रेंथ है, ताकत है, और विपक्ष का आज जो मूड है, उसको देखते हुए ये करेंगे क्या। तो ये दो रास्ते हैं इनके पास। एक तो सबको बाहर कर दो हंगामा करते कराते हुए, और इन एब्सेंस ऑफ द ऑपोजिशन पास द बिल एज दे आर accustomed टू, या कॉल फॉर द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। बट देन अमेंडमेंट के लिए उनके पास टू थर्ड मेजोरिटी नहीं है, तो वहां वो फंसेंगे, तो वो नहीं कर पाएंगे। तो ये आसान नहीं दिखता है। तो मुझे लगता है कि अंततोगत्वा ये पूरा जो मसला है वो जाके सिलेक्ट कमेटी के पास फंसेगा, और फिर वहां से ठंडे बस्ते में चला जाएगा। बट राइट नाउ इट विल create lot of turbulence, and that turbulence will help diverting the attention which is now पक्का बिल्कुल सर के ऊपर absolutely focused है, उसको कहीं ना कहीं इससे भी गंभीर मुद्दा अब आ गया करके डाइवर्ट करके उसको कहीं और ले जाने का ये प्रयास इनका हो सकता है। बाकी ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होना नहीं है, न तो उनके पास संख्या है, न तो वो कर सकेंगे। और दूसरी बात जहां तक है, सर में वो इतने फंसे हुए हैं कि किसी भी तरह से उसका जान छुड़ाना चाहते हैं। उसके ऊपर जो चर्चा हो रही है दिन ब दिन, उसको रोकना चाहते हैं, जिससे काफी नेगेटिव इनको माइलेज मिल रहा है। तो देखिए आत्मजीत सिंह जी, एक बात समझ के चलिए कि कायदा इनके लिए तब तक उपयोगी है जब तक वो उसे अपने सहूलियत के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। Otherwise, this is a law which looks at the law with total contempt, at constitution with total contempt, and who specialize in Goebbelsian philosophy that a lie told repeatedly dons the garb of the truth. तो ये इनकी साइकी है। तो इन्होंने जो हमारी लोकशाही की व्याख्या जो है उसको भी उन्होंने परिवर्तित कर दिया है, उनके स्पेलिंग बदल दिए हैं, उसका उच्चारण वही रखा है। लोकशाही की व्याख्या कहती है गवर्नमेंट बाय द पीपल, तो बाय फोनेटिक्स ठीक है, मगर वहां BUI बाय कर दिया। इलेक्शन के टाइम पे किसी भी तरीके से आप खरीद सको मतों को, और मतों को प्रभावित कर सको, कर लो और जीत लो। फिर उसके बाद जब 5 साल के लिए आए हो तो आप किसी की नहीं सुनोगे, फोर्स द पीपल, कि अब आपको अब जो जिस कंडीशन में रखें वही कंडीशन में रहना है, एंड अल्टीमेटली ऑफ द पीपल, किल देयर कंसाइंस। तो ये डेमोक्रेसी इनके लिए कोई मायना रखती नहीं। एकाधिकारवाद में पले हैं, एकाधिकारवाद की फिलोसॉफी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी है, और ये इनकी ही ऑफशूट है, इनका ही बच्चा है। तो जेनेटिकली इनको यही चीजें अपने मिली है, तो इनको इससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे नानी पालकीवाला ने अपनी किताब है वी द नेशन, उसमें लिखा है कि इंडिया इज लाइक अ डोंकी लेडन विद गोल्डन बार्स। द डोंकी डजंट नो द वर्थ एंड वैल्यू ऑफ गोल्ड, नॉनदलेस इट फील्स द लोड ऑफ इट। तो हमारी जो जनता है बाय एंड लार्ज, उसे ये एक वोट देने के अलावा और किसी चीज के लिए समय भी नहीं है, और इनके जो 2 तार जोड़ने में पूरा जिंदगी बीत जाती है। तो ये जो इनकी तकलीफें है, इन पे ये कैपिटलाइज कर रहे हैं। मगर एक बात और भी है कि हर चीज का एक अंत होता है, और मैं मानता हूं कि अभी जो दी थिंग्स विच आर गोइंग, वो एक्सेसिस हो रहे हैं, और एक्सेसिस के लिए हम यही कह सकते हैं कि अति सर्वत्र वर्जेत। तो जो चाहे हिटलर हो चाहे नेपोलियन को, वो बहुत बड़ा योद्धा था, वाटरलू में जाके लड़ने की जरूरत नहीं थी। हिटलर की सेना को रशिया का वो
विंटर का क्रूअल विंटर एंड देयर स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी के सामने अपने आप को एक्सपोज करने की जरूरत नहीं थी। मगर दुनिया का इतिहास ये कहता है कि इस तरह के सरमुखत्यासा एक चरम सीमा पे पहुंचते हैं और फिर धड़ाम करके गिरते हैं। तो मैं मानता हूँ कि इस चरम सीमा की ओर बहुत जल्दी में जाने की जल्दी में है, क्योंकि ये जानते हैं कि इससे ज्यादा अब आगे इन चीजें उनके हाथ में नहीं रहेगी। तो चाहे आप इसको सर के खिलाफ समझे, चाहे राहुल गांधी की रैली के खिलाफ समझे, चाहे और इश्यूज देश में उसके खिलाफ समझे, अभी इन्होंने फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट जैसे डिक्लेयर कर दिया 3 करोड़ जॉब देने का, अभी 2 करोड़ वाला तो प्रॉमिस हुआ नहीं। सो आई वांटेड टू हैव ए लुक एट द व्हाट इज द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फिगर्स, एंड आई रोट आल्सो फॉर सम न्यूज़पेपर इन माय कॉलम दैट अर्लियर हर 6 साल में डबल होता था। नाउ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज 3%. So it will take 24 years to double the employment. और ये लोग बोल देते हैं, लोग मान भी जाते हैं, इनको कोई पूछने की किसी की जरूरत भी नहीं है और किसी को जवाब देने की जिम्मेदारी भी उनकी नहीं है। तो ये सब चीजें जो है अब एक तरह से चरम सीमा की ओर जा रही है, मगर चरम सीमा अत्यंत दुखदायक होती है, विस्फोटक होती है। मैं पाटिल साहब से पूर्णतया सहमत हूँ कि एक तरह से हम उदासीन है अपने हकों की ओर, हम उदासीन है अपनी जो चुनकर जो प्रतिनिधि भेजे हैं उनकी ओर, और कहीं ना कहीं हमें सरकारी तंत्र का खौफ और डर गत 10 साल में हमारे मन में काफी डाल दिया गया है। तो ये सब चीजों को मिल मिला के अभी एक नया ये शगुफा छोड़ा है इन्होंने। होना कुछ नहीं है, अब की बार 400 पर हुआ होता तो जरूर होता, होना कुछ नहीं है, मगर ये शैडो बॉक्सिंग चलता रहेगा और शैडो बॉक्सिंग चलता रहेगा। इसीलिए और जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी एक मुद्दा है, हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल इट इज टेकिंग ए नोज डाइव, ये एक मुद्दा है। हमारी सरहदों पे चाइना जो प्रदेश अपने कब्जे में लेके बैठा है वो मुद्दा है। ट्रंप ने जो 25% पिनल हमारे पे टैरिफ डाला है, सेइंग दैट, और इसमें सिंह साहब इनके जो व्हाइट हाउस के जो एडवाइजर है ऑन इंडस्ट्री एंड ट्रेड, उन्होंने जो फाइनेंशियल टाइम्स लंदन को इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने लिखा है कि रशिया से जो तेल आया उसके बेनिफिशियरी तो प्राइवेट सेक्टर है, हमें और आपको तो कुछ मिला नहीं है, और सैंक्शन लगेंगे तो हम पे लगेंगे। तो ये जो चीजें हैं ये सिर्फ न सिर्फ अपने जो इने गिने दोस्त लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल द चीप रशियन ऑयल इंपोर्ट्स, एंड वी आर importing almost 40% of our crude oil requirements from Russia. We are exporting every day 10 million barrels of petrol, diesel and petroleum products from this country to Europe and other places. But the benefit goes to, अब तक तो न्यारा को जाता था, रिलायंस को जाता था, अब न्यारा को भी रशियन ऑयल आना बंद हो जाए इस तरह परिस्थिति का निर्माण किया। न्यारा में भी काफी तकलीफ है, अभी फुल कैपेसिटी वो नहीं उत्पादन कर सकते, मेरी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। तो एक ही है और उसका ही उल्लेख इनके जो सिपह सालार है पाकिस्तान के सैन्य के मुखिया है, उन्होंने टैंपा में अपने लेक्चर में भी किया, जब कुरान में से उन्होंने कोट किया कि हाथी के ऊपर पक्षी लोग आए, पेबल्स फेंके और हाथी चकनाचूर हो गए। ये एक कंपैरिजन दी, हाथी रेफर्स टू मुकेश अंबानी एंड अंबानी ग्रुप, एंड दूसरी कंपैरिजन दी कि एक आप चमचमाती मर्सिडीज लो और एक मेटल का भरा हुआ डंपर लो, दो में टक्कर होती है तो मर्सिडीज को ही खोना है, तो हम वी आर लाइक डंपर, हमें कुछ गंवाना नहीं है। तो ये सब चीजें हमारे इर्द गिर्द हो रही है। सिचुएशन बहुत खराब है, और ये सिचुएशन में से मैं मानता हूं कि ये सज्जन दोनों समझते हैं कि अब बाहर निकलने का कोई कहीं भी वो नहीं है। राजीव कुमार तो भाग गए इस देश से, कहाँ है वो पता नहीं है, लगता है किसी और देश की उन्होंने नागरिकता ले ली है इन ऑल प्रोबेबिलिटी, तो उनका कोई ठिकाना नहीं है।
अब आपके उपराष्ट्रपति रेजिग्नेशन देने के बाद कहाँ है, इस देश को जानने का कोई अधिकार नहीं है। अगर इन लोगों के साथ ये हो सकता है तो आपके और मेरे साथ तो इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ चांस। बाहर है, और हम प्रार्थना करें कि हमारे बीच हमारे परम आदरणीय वलसे पाटिल साहब मार्गदर्शन देने के लिए सदैव मौजूद रहे। मगर कल उठ के उन्होंने चाहा कि नहीं, ये हमें रास नहीं आता है, तो किसी को भी पकड़ के अंदर कर सकते हैं। तो ये अनाड़ीपन है। तो तर्क का जवाब हो सकता है, वितर्क का हो सकता है, कुतर्क का कोई जवाब नहीं हो सकता। और ये जो लेकर आए हैं ये कुतर्क है, ये कुछ दिन चलता रहेगा। दिस इज गुड इनफ फॉर फ्यू मोर डेज। बाय दैट टाइम बिहार इलेक्शन will be on the horizon, it will assume the center stage। तब तक ये चलता रहेगा। इससे ज्यादा मैं इसमें कोई ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं सोचता हूँ। और दूसरी बात, मैंने आज से 2 साल पहले कहा था कि बीजेपी के 3 टुकड़े होंगे और आरएसएस के भी टुकड़े होंगे। ये रास्ते पे लोग आगे बढ़ रहे हैं। इट इज मोर क्लोजर देन एनी टाइम इट वाज थॉट अबाउट। तो कई चीजें इस देश में होने वाली 2025 और 2026 की साल में, तो इसमें से कैसे बाहर निकले और इनकी जो व्यथाएं है कि हमने जो कुछ जमा किया है उसको कैसे बचा के रखे और चुपचाप चले जाए यहाँ से, ये सब मैं मानता हूँ कि उलट पुलट इसके लिए हो रही है। अब हम प्रार्थना करें, और तो किसी को करे, ईश्वर को करे कि इनको सद्बुद्धि देने की तो प्रार्थना मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आज तक के पुराणों में कभी भी, चाहे तारकासुर हो, चाहे वृत्तासुर हो, चाहे बाणासुर हो, चाहे हिरण्यकशिपु हो, हिरण्यकश्यप हो, उत्तानपाद हो, किसी में सद्बुद्धि आई नहीं। तो इनमें भी आए वो मैं नहीं अपेक्षा रखता हूँ। तो सद्बुद्धि तो नहीं आएगी, मगर देश को कम से कम खरोच करके निकले ये लोग, तो मैं मानता हूँ कि ईश्वर की इस देश पे बहुत बड़ी कृपा होगी।